अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल के साथ रेस्पिरेशन को स्टडी किया और हमने ये देखा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग किस प्रोसेस से होती है और क्या मैकेनिज्म होता है। अब बच्चे वो जो मैकेनिज्म है उसमें कुछ खराबियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेशन मुकम्मल नहीं होती, यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार एब्जॉर्ब नहीं होती और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो नहीं निकल पाती। तो इन बीमारियों को हम जो है वो डिसऑर्डर्स कहते हैं, इन खराबियों को। अब हमने वही देखनी है कि वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहलाती हैं। सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। अगर इसके नाम की तरफ तवज्जो दी जाए तो जो ब्रोंकाई है इसके अंदर, उसका मतलब है कि ये ब्रोंकाई से रिलेटेड डिजीज है। और जो इसके लास्ट पे आइटिस लिखा हुआ है इसका मतलब इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होता है, किसी चीज का स्वेल हो जाना। तो ब्रोंकाइटिस बच्चे एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे लंग्स के अंदर मौजूद ब्रोंकाई जो हैं वो इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाती हैं, यानी कि सूज जाती हैं। ब्रोंकाई भी और ब्रोंक्यूल्स भी। ब्रोंकाई ये वाली दो जो होती हैं नालियां, इनको बोलते हैं, और इनसे आगे जो छोटी छोटी नालियां बनती हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये वाली जो नालियां हैं इनको ब्रोंकाई बोलेंगे और जो ये वाली छोटी छोटी हैं इनको हम ब्रोंकाइल्स बोलेंगे। ठीक है। इनके अंदर अगर सूजन हो जाए तो क्या होगा कि जगह कम हो जाएगी, ये जो है ये तंग हो जाएंगी नालियां, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में क्या होगी, दुश्वारी पेश आएगी। जब हमारी बॉडी में सांस नहीं जाएगा, हवा प्रॉपर नहीं जाएगी, तो जाहिर है फिर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी ऑक्सीजन की, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाएगी। तो इस सिचुएशन को हम जो है ये ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये इनर स्पेस के अंदर होती है ब्रोंक्यूल्स की, और उसको क्या करती है, डिक्रीज कर देती है, यानी इनर स्पेस को कम कर देती है। इस डायग्राम में देखें, ये एक नॉर्मल ब्रोंकस है जिसके अंदर बहुत सारी खुली जगह है जहां से हवा आराम से खून से गुजर सकती है। लेकिन ये एक इन्फ्लेम्ड ब्रोंकस है जिसके अंदर सूजन हुई हुई है, तो यहाँ पर जगह तंग हो गई है बहुत ज्यादा, तो यहाँ से हवा बहुत कम गुजर पाती है। जितनी कम हवा गुजरेगी उतना ही कम ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलेगा और उतना ही हमारी बॉडी के अंदर जो है मसले मसाइल पेश आएंगे। अब ब्रोंकाइटिस की हमारे पास दो टाइप्स हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। अगर तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1-2 वीक्स में ठीक हो जाता है, तो हम इसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। लेकिन अगर ये क्रॉनिक है, यानी 3 मंथ से ज्यादा है, ये 2 साल तक है, ये ठीक ही नहीं हो पा रहा, मतलब कि जो इसकी इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की ये परमानेंट हो चुकी है, तो फिर इसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। अब जो क्रॉनिक डिजीज होती है इसमें क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं ब्रोंकाई की वॉल्स के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। म्यूकस तो आपको पता है वैसे भी हमारी ब्रोंकाई के अंदर होता ही है, उनको बैक्टीरिया वगैरह को अपने साथ चिपकाने के लिए। लेकिन जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो म्यूकस है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमारी ब्रीथिंग को नुकसान देता है, हमारी ब्रीथिंग को रोकता है। ये देखिए येलो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये म्यूकस है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, हम ये देख लेते हैं कि ये जो ब्रोंकाइटिस है बच्चे, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। या तो वायरस को इन्फेक्ट कर जाएगा या कोई बैक्टीरिया अपना असर छोड़ जाता है जिसकी वजह से होता है, और उसके अलावा केमिकल इरिटेंट्स यानी तंबाकू स्मोकिंग वगैरह की वजह से होता है, जो हम सिगरेट पीते हैं या जो आजकल वेप वगैरह चल रही है। अब वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से क्यों ऐसा होता है कि जो ब्रोंकाइटिस है वो पेश आता है, ये ब्रोंकाई की जो जगह है वो तंग हो जाती है। अब होता असल में ये है हमारी बॉडी में कि जब भी कोई बैक्टीरिया आता है ना हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये जो है ना उसका नुकसान, उसकी नुकसानदेह चीज है, अच्छी नहीं है उसके लिए। और जब ये लंग्स में आता है तो लंग्स में होते हैं म्यूकस ऑलरेडी। अब म्यूकस के साथ ये चिपक जाता है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया जो है ज्यादा वहां पर आने लग जाता है तो हमारी बॉडी को साइन मिलता है कि वो इसको किल करे। तो वहां पर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हम हिस्टामाइन बोलते हैं। ये हिस्टामाइन आपने जो है स्टमक वाले लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि हिस्टामाइन क्या होता है। ऐसा केमिकल होता है जो किसी इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया को किल करने के लिए आता है। तो वहां पर जब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो उनको किल करते करते इन्फ्लेमेशन करवा देता है, यानी वहां पे सोजन करवा देता है। अब होता क्या है, ये वहां पर इसलिए आता है कि ब्लड की सर्कुलेशन तेज कर सके। तो ब्लड जितनी तेजी से सर्कुलेट करता है उसके अंदर से पानी उतना ज्यादा निकलता है, और वहां पर ये जो म्यूकस है ना जो व्हाइट कलर का होता है ये जो है येलो कलर की कलर में ट्रांसफर हो जाता है। फिर इसको हम बलगम बोलते हैं कि भाई अब जो है हमारे अंदर बलगम हो गया है, जिसको आप स्पोटम भी बोलते हैं इंग्लिश में।
ये सारा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वहाँ पर म्यूकस बनाने वाले सेल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। बेसिकली ये मैसेज मिलता है ना उनको कि अब बैक्टीरिया आ गया, तो वो जो सेल्स होते हैं म्यूकस बना रहे होते हैं वो और ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। इसके सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि जब हमारी ये तंग हो जाती हैं नालियां सांस की, तो यहाँ पर खांसी होती है। देखें, जब सांस की नालियां तंग होती हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने का रास्ता नहीं होता, तो हमारी बॉडी को साइन जाता है, वो क्या करती है, तेज तेज खांसती है ताकि जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमें नहीं चाहिए उसको जल्दी से बाहर निकाल सके। उसके अलावा वीजिंग है, वीजिंग यानी कि सांस बाहर निकालते हुए जो है सीटी की आवाज़ आना, ये भी जो है इसका सिम्टम है। फीवर है यानी बुखार हो सकता है, चिल्स है यानी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी छींकें आ सकती हैं, और सांस फूल सकता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, तो बच्चे इसके ट्रीटमेंट में अगर तो ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया की वजह से है, तो उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, और इसको जो इसमें इजी ब्रीथिंग के लिए सांस खोलने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और अगर ये वायरस की वजह से है तो एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती हैं। और इस तरह के केमिकल से परहेज किया जाता है कि जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस होता है, यानी कि स्मोकिंग वगैरह से या पोल्यूशन वगैरह से। उसके बाद बच्चे जो दूसरी बड़ी डिजीज है वो एम्फिजिमा है। एम्फिजिमा के अंदर क्या होता है, एल्व्यूलाई जो होती हैं हमारे स्टमक के अंदर, लंग्स के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये जो ब्रोंक्यूल से भी आगे एक स्पेस होती है ना एल्व्यूलाई, इस एल्व्यूलाई के अंदर बहुत ज्यादा जगह होती है जहां पर ऑक्सीजन ने, O2 ने एब्जॉर्ब होना होता है। लेकिन होता क्या है एम्फिजिमा के अंदर, जब भी ऐसा कोई सीन होता है तो जो इनर वॉल्स हैं हमारी अंदर एल्व्यूलाई की, वो टूट जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये एक छोटे छोटे 10 बैलून है आपके पास, तो इनके अंदर जितनी ज्यादा वॉल्स होंगी वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगी। लेकिन अगर ये वॉल्स टूट गई हैं और एक ही बड़ा बैलून बन गया है, तो फिर एक ही दीवार बची ना इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि सरफेस एरिया कम हो गया। तो जब सरफेस एरिया कम हो जाता है ना एल्व्यूलाई का, क्योंकि उसकी वॉल्स ये वाली अंदर वाली ब्रेक कर जाती हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सांस फूलता है और हमें खांसी वगैरह होती है, हम अपनी चेस्ट को टाइट फील करते हैं और दीगर मसाइल होते हैं। तो बेसिकली एम्फिजिमा जो है ये एल्व्यूलाई की बीमारी है। इसमें हमारे एल्व्यूलाई के अंदर की जो वॉल्स हैं वो पतली हो जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं, यानी रप्चर हो जाती हैं। Thus, one larger air space is created instead of many small one, यानी बहुत सारी जो छोटी छोटी दीवारें होती हैं वो टूट के एक बड़ी स्पेस क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत कम मिलता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने का। सो द स्पेस फॉर गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज, कम हो जाती है स्पेस, एंड द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और जो पेशेंट है उनको सांस नहीं आता। अब इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा तंबाकू का यूज़ करना, यानी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक स्मोकिंग वगैरह करना हमारी एल्व्यूलाई की वॉल्स को जो है वीक कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो परफ्यूम यूज़ करना भी इसको डैमेज कर सकता है। और अदर एयर पोल्यूटेंट्स, हवा के अंदर अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, यानी जैसे स्मोक वगैरह हो जाती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है, तो एयर हमारी क्या होती है, पोल्यूशन हो जाती है ना, एयर के अंदर पोल्यूशन हो जाती है, तो इस केस में भी ये सीन हो सकता है, ये एम्फिजिमा कॉज हो सकता है। उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या है, पता कैसे चलता है कि एम्फिजिमा है, ये जो है हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करवा देता है, यानी सांस नहीं लिया जाता। क्रॉनिक कफ होती है, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी जिसको होना। और मज़े की बात यह है कि जो मतलब अहम बात यह है इसमें कि जो ये है ना एल्व्यूलाई, अगर ये एक बार डैमेज हो जाए तो दोबारा इसके सेल्स कभी भी जनरेट नहीं कर सकते। इस वजह से कह रहे हैं कि क्रोनिक कफ है, यानी अगर बहुत पुरानी खांसी है तो वो इसी चीज का साइन है कि अब ये ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर एल्व्यूलाई डैमेज हो गया, क्योंकि जब एल्व्यूलाई डैमेज होता है तो ये ठीक नहीं हो सकता दोबारा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। विद और विदाउट म्यूकस, यानी पानी वाली खांसी भी हो सकती है, उसमें रेशा वगैरह भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। वीजिंग यानी कि सांस लेते वक्त सीटी की आवाज आती है, और चेस्ट टाइटनेस, आप अपनी सीने में जकड़न महसूस करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि मेडिसिन टू रिलीव कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, यानी जो हमारे सांस लेने के मसले मसाइल हैं या खांसी के हैं उनको ठीक करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। लेकिन एम्फिजिमा कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली, जो एम्फिजिमा है ये प्रॉपरली ठीक नहीं हो सकता, यानी सिर्फ जो ऊपर वाले जो मसाइल हैं यानी खांसी है या सांस का मसला है उनको ठीक करने के लिए दी जाती है। जो इनर मसला है एल्व्यूलाई का वो ठीक नहीं हो सकता मेडिसिन से, क्योंकि दोबारा सेल्स जनरेट वो वाले हो ही नहीं सकते। तो उसके बाद बच्चे जो हमारी डिजीज है वो है निमोनिया।
नमूनिया के अंदर क्या होता है? नमूनिया इज एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स, ये हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बेसिकली ये एल्वुलाई के अंदर ही इन्फ्लेमेशन होती है ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वुलाई। अब जो हमने पहली डिजीज पढ़ी थी उसमें हमने देखा था इन्फ्लेमेशन इन ब्रोनकाई, लेकिन यहाँ पर उल्ट है, ये इन्फ्लेमेशन किस में है? एल्वुलाई में है। तो इस तरह से नमूनिया और ब्रोनकाइटिस में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ब्रोनकाइटिस जो है वो ब्रोनकाई आपने याद रखना है कि ब्रोनकाई की इन्फ्लेमेशन है, लेकिन नमूनिया जो है नमूनिया हमारे पास किसकी है? एल्वुलाई की। और जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, सूजश हो जाती है, तो यहाँ पर पस पड़ जाती है, यानी रेशा वगैरह बन जाता है। अब इसके कॉजेज क्या हैं? ये जो है बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से और फंजाई वगैरह की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए। ये बच्चे, ये वाला जो बैक्टीरिया है ये स्पेशली नमूनिया कॉज करता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये आता कैसे है बॉडी में? वैसे तो ये आम तौर पर भी हमारी बॉडी में मौजूद होता है, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बंदा खांसी कर रहे, जैसे कि किसी बंदे को नमूनिया है, अगर वो खांसी कर रहा हो तो वहां से ये बैक्टीरिया सांस के जरिए से हमारी बॉडी में आ जाता है और आके नमूनिया कोज कर देता है। अब वैसे तो ये गले में, हमारे गले में होता है हर वक्त मौजूद, नॉर्मल कंडीशन में भी, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है वो इस बैक्टीरिया के खिलाफ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि इसको अपना असर नहीं करने देती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको बुखार वगैरह होता है या कोई ऐसा मसला होता है कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो फिर इसको मौका मिल जाता है इस नमूनिया को बाहर निकलने का। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए है, ये बैक्टीरिया आता है और हमारे लंग्स पे आके अटैक करता है, जिसके अंदर एल्वुलाई के अंदर घुस जाता है और वहां पर जाके बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की तादाद को जो है ग्रो करना शुरू कर देता है। अब जब वहां पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है तो फिर से हमारी बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि इस बैक्टीरिया को किल करो। इस बैक्टीरिया को फिर किल जब वो कर देता है, हमारी बॉडी जब बहुत ज़्यादा किल करती है तो वहां पर बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है एल्वुलाई के अंदर। जब ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है और ये जो बैक्टीरिया किल्स वगैरह हो जाते हैं तो किल होकर ये एक येलो कलर का या ग्रीन कलर का बलगम बना देते हैं, जो फिर हमारे खांसी के साथ या सांस वगैरह के साथ नाक में आ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब ये जो नमूनिया है इसके सिम्टम्स क्या हैं ये हम देख लेते हैं। इसके सिम्टम्स ये हैं कि नमूनिया पेशेंट सफ़र फ्रॉम हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार होता है उनको क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना। उसके अलावा चिल्स होते हैं यानी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस नहीं लिया जाता, एंड कफ विद स्पोटम, और स्पोटम के साथ जो है, यानी स्पोटम कहते हैं रेशे को, जो बलगम होती है ना येलो या ग्रीन कलर की, उसको स्पोटम बोलते हैं। जो आपने कभी नोट किया कि जब हमारा नाक खराब होता है, हमेशा जुकाम वगैरह होता है, तो पहले हमारा वाइट वाइट पानी सा निकल रहा होता है नाक में से, बेसिकली होता वो भी म्यूकस ही है। लेकिन जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आ जाता है बीच में तो हमारी बॉडी उसको किल करती है। तो जब बैक्टीरिया या वहां पर जो सेल्स हैं मौजूद वो किल हो जाते हैं तो उस वाइट वाटर के साथ मिलकर येलो कलर का एक मटेरियल बनाते हैं जिसको हम स्पोटम बोलते हैं। होता वो भी म्यूकस ही है, लेकिन जो नॉर्मल म्यूकस होता है उसको म्यूकस बोलते हैं, लेकिन जिसके अंदर बैक्टीरिया किल हुए हुए पड़े होते हैं इसको हम स्पोटम बोलते हैं, जो ये बीमारी के बाद निकलता है। तो अगर आपके नाक से येलो कलर का या ग्रीन कलर का बलगम आता है या गले से आता है तो आपने इसका साइन ये समझना है कि अब आपकी बॉडी ने बैक्टीरिया को किल कर दिया, तब ये बाहर निकल रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बैक्टीरिया इतना ज्यादा होता है कि वो उसको किल कर भी रहा होता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ और मजीद ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए फिर हमें एंटीबायोटिक्स बाहर से भी कंज्यूम करनी पड़ती हैं। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि बैक्टीरियल नमूनिया के लिए जो है हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया को जल्दी जल्दी से किल किया जा सके, और वायरल और फंगल नमूनिया के लिए हम एंटीवायरल और एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बच्चे बैक्टीरियल वैक्सीन भी हैं जो नमूनिया से बचने के लिए हमें यूज़ करवाई जा सकती हैं। उसके बाद जो हमारी अगली डिजीज़ है ये है एस्थमा। एस्थमा कहते हैं दमे को, ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत आम सा नाम है। दमे को एस्थमा बोलते हैं। एस्थमा के अंदर क्या होता है, ब्रोनकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसके साथ साथ ये तंग भी हो जाती है। अब ये देखें कि ब्रोनकाई की इन्फ्लेमेशन तो ब्रोनकाइटिस में भी हो रही थी, लेकिन एस्थमा में भी इन्फ्लेमेशन हो रही है ब्रोनकाई की, तो इसमें फिर फर्क क्या है? फर्क इसमें यह है कि ब्रोनकाइटिस के अंदर सिर्फ इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोनकाई की, लेकिन एस्थमा के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके साथ साथ ब्रोनक्यूल्स स्वेल हो जाती हैं, यानी बहुत ज्यादा सूज जाती हैं और कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तंग हो जाती हैं। यहाँ पे आप देखें
इस डायग्राम के अंदर ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, जिसके अंदर एलर्जेंस हैं, ये येलो येलो कलर के। एलर्जेंस वो वाला मटेरियल होता है बच्चे, कोई ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी में जाए और एलर्जी कॉज करे, जो हमारी बॉडी को सूट ना करे। अब तो ये जो है ये ब्रोंकाई के एलर्जेंस हैं, तो ये वो वाले एलर्जेंस होंगे जो जाते हैं और हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। तो यहाँ पर देखें कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस है, एक दमे के पेशेंट की जो है ये ब्रोंकस है, जिसके अंदर रास्ता बहुत ज्यादा तंग हो गया है, बहुत ज्यादा जगह कम हो गई है, जिसकी वजह से दमे के जो मरीज हैं उनको बहुत ज्यादा शदीद सांस लेने का मसला होता है। और आपने देखा होगा कि कई बार वो इस डिजीज के साथ उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सीवियर होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? रिक्योरिंग अटैक्स आते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के, यानी कि ये कभी कभी जो है इस तरह के खास किस्म के अटैक्स आते हैं बार बार, कि बहुत ज्यादा सांस जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है अचानक से। तो फिर आपने देखा होगा कि अस्थमा के जो पेशेंट है उनके पास एक इनहेलर होता है, वो अपने माउथ के अंदर उसको स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नालियां हैं सांस की ये खुल जाती हैं, ब्रोंकस वगैरह, तो फिर उनको सांस लेने में मदद होती है। उसके अलावा वीजिंग होती है, यानी सीटियों की आवाज आती है व्हेन ब्रीथिंग आउट, सांस को बाहर निकालते हुए। खांसी वगैरह होती है और चेस्ट की टाइटनेस होती है। ये तो मेन सिम्टम्स हैं सारे इन सब डिजीजेस के। उसके बाद इसकी कॉजेज क्या है? ये बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन है बच्चे, ये एक एलर्जिक इन्फेक्शन है, तो ये एलर्जेंस की वजह से होता है। इसके अंदर डस्ट माइट्स यानी मिट्टी के जरात छोटे छोटे आ सकते हैं, वो अगर हमारे नाक के रास्ते से अंदर चले जाएं या मुंह के रास्ते से, तो वो वहां पर जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। पोलन बच्चे फ्लावर्स के अंदर लगे होते हैं, जो उनके छोटे छोटे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना फ्लावर्स के अंदर, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये फ्लावर्स के अंदर लगे होते हैं, इनको पोलन बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा फूलों को सूंघते हैं, उनकी वजह से भी हमें जो है ये कॉज हो जाता है। मोल्ड यानी ये फंगस वगैरह अगर किसी चीज पर लगी हुई है, कभी आपने देखा हो रोटी के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा फंगस लग जाता है, उसको हम मोल्ड बोलते हैं। तो अगर वो हमारे सांस के जरिए से अंदर चला जाए तो वो भी जाके अस्थमा कॉज कर सकता है। और पेट डेंडर यानी कि ये जो हम जितने भी पालतू जानवर रखते हैं, इनके जो बाल होते हैं और इनके साथ जो कुछ जर्म्स होते हैं, ये भी अगर हमारे हवा से अंदर चले जाएं तो ये भी एलर्जी कॉज करते हैं। उसके अलावा कुछ एयर पोल्यूटेंट्स हैं, इसके अंदर स्मोक आती है, यानी सिगरेट वगैरह, केमिकल फ्यूम्स यानी कुछ शदीद किस्म के परफ्यूम्स जो होते हैं वो भी, एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेज, और बहुत ज्यादा तेज खुशबुएं वगैरह लगाना भी। और वेदर चेंजेस यानी जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा ठंड के अंदर ये मसला होता है, सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दी की वजह से ना उनके जो ये इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। अस्थमा जो है बच्चे जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है, अगर किसी की आप में किसी फैमिली हिस्ट्री है किसी की अस्थमा की, किसी भी आपके पेरेंट्स में किसी को था या किसी बहन भाई को है, तो जरूरी है कि आपको भी हो सकता है, तो आपने इसके लिए बचना है खुद से जितना भी हो सके। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि मेडिसिन दी जाती है, बेसिकली इसकी कोई मेडिसिन खास तौर पे होती नहीं है। इसके अंदर ब्रोंकोडाइलेटर्स दिए जाते हैं, वही इनहेलर्स की बात हो रही है जो मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से ये ब्रोंकाई जो है इसको हम ओपन करवाते हैं, खोलते हैं, डायलेट करते हैं। असल में इसकी और कोई मेडिसिन नहीं होती, ब्रोंकोडाइलेटर्स ही दिए जाते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जा सकते हैं अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हो तो। उसके बाद जो यहाँ पर एक डिजीज है वो है लंग कैंसर। लंग्स का कैंसर है बच्चे, कैंसर तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब लंग्स का कैंसर जो है हमने इसको स्टडी करना है। अब कैंसर का कॉन्सेप्ट क्या है? कैंसर में बेसिकली होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ मखसूस वक्त के बाद नए सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, लेकिन अगर वो सेल्स इतने ज्यादा बनने शुरू हो जाएं कि उनकी जरूरत ही ना बॉडी में हो, तो वो वहां पर हमारी बॉडी के अंदर जाके कुछ गिल्टियां या कुछ ट्यूमर्स इस तरह बना देते हैं, जिनको हम रसोलियां भी बोलते हैं और इंग्लिश में उनको हम ट्यूमर्स बोलते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन है सेल्स की, या अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, कि सेल्स की जो प्रोडक्शन हो रही है वो अनकंट्रोल्ड है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली इसमें होता यह है कि सेल का जो अपना ही डीएनए है वो खराब हो जाता है, उसकी वजह से डीएनए को पता नहीं चलता कि उसने कब ग्रो करना है और कब नहीं करना, तो सेल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ये सेल्स ग्रो करते हैं ये होते भी एबनॉर्मल हैं, क्योंकि ये किसी काम के नहीं होते, क्योंकि इनका डीएनए खराब हो चुका होता है, तो ये कोई फायदा भी नहीं हमें देते, उल्टा हमें नुकसान ही देते हैं। When the masses of non-functional cells are formed, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये फंक्शन नहीं कोई भी परफॉर्म करते, ये नॉन फंक्शनल सेल्स जब बनते हैं हमारी बॉडी में, तो इट इज कॉल्ड लंग्स कैंसर। इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत कॉमन कैंसर है लंग कैंसर। इसकी वजूहात के अंदर बच्चे
बहुत सारे कार्सिनोजेंस आते हैं। कार्सिनोजेंस उन चीज़ों को कहते हैं जो चीज़ें लंग जो है कैंसर कॉज करती हैं, उनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। मिसाल के तौर पे टोबैको की स्मोकिंग है, और सिगरेट के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, बेंजीन या फॉर्म एल्डिहाइड वगैरह, ये भी कार्सिनोजेंस होते हैं, निकोटीन वगैरह। आयोनाइजिंग रेडिएशंस का मतलब ये है कि जब हम एक्सरा करवाते हैं या कोई हम रेडियोथेरेपी लेते हैं, कोई एक्सरा करवाते हैं, तो उसके अंदर कुछ शुआएं होती हैं जो हमारे लंग्स के अंदर मुसलसल जाती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आप आयोनाइजिंग रेडिएशन ले रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सरा करवा रहे हैं बिला वजह ही, तो ये भी जो है वहाँ पर जाके हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज करता है, डीएनए को डैमेज करता है, जिसकी वजह से सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और वहाँ पर कैंसर कॉज हो जाता है। या वायरल इन्फेक्शन है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जाके हमारे सेल के डीएनए पे अटैक करते हैं और जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। और पैसिव स्मोकिंग भी इसकी कॉज है। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और एक होती है पैसिव स्मोकिंग। मिसाल के तौर पे आपका दोस्त सिगरेट पीता है और आप नहीं पीते। अगर आपका दोस्त सिगरेट पी रहा है, वो खुद पी रहा है, तो वो एक्टिव स्मोकिंग है, उसको धुआं जा रहा है। लेकिन उसका जो धुआं है वो निकल के आपके अंदर भी जा रहा है, तो ये पैसिव स्मोकिंग है, क्योंकि आप खुद नहीं सिगरेट पी रहे, आपको पैसिवली मिल रही है। अब बेसिकली पैसिव स्मोकिंग क्यों लंग कैंसर की वजूहात बनती है? देखिए, अगर मिसाल के तौर पर ये एक सिगरेट है, इसके अंदर जहां से सिगरेट पीते हैं लोग, वहां पर एक ना रुई टाइप का फिल्टर लगा होता है, जो कॉटन टाइप होता है, रूह से बना होता है, वो फिल्टर होता है। जब यहाँ से सिगरेट सुलगता है तो यहाँ से कुछ धुआं निकलता है। ऐसे ही है, यहाँ से भी धुआं निकलता है और ये धुआं इधर से भी नाक के रास्ते जा रहा होता है। जब ये धुआं इधर से गुजर के जाता है तो कार्सिनोजेंस आधे इस रूह के अंदर ही रह जाते हैं और आधे बॉडी के अंदर जाते हैं। लेकिन बच्चे, जब ये धुआं इधर से निकलेगा और आपके मुंह में जाएगा, मतलब जो आपका दोस्त इनहेल कर रहा है मिसाल के तौर पे, उसके अंदर कम केमिकल्स जा रहे हैं, लेकिन जो पास बैठे हुए बंदे के अंदर जा रहे हैं केमिकल्स, वो ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए। फिर इसका मतलब ये है कि जो स्मोकिंग करता है, अगर आप उसके पास रहते हैं, तो स्मोकिंग करने वाले से ज्यादा आपको उसका नुकसान है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग की डेफिनेशन है द इनहेलेशन ऑफ स्मोक from another smoking is also a cause of lung cancer. The smoke from the upper burning portion of cigarette is, कहता है जो ऊपर वाले पोर्शन से बर्निंग निकल रही होती है, यानी जो धुआं निकल रहा होता है, वो मोर डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है देन स्मोक एक्सहेल्ड बाय द स्मोकर। यानी जो स्मोकर के मुंह से एक तो धुआं निकल रहा है, उससे ज्यादा डेंजरस होता है ये। अब इसके सिम्टम्स क्या है, पता कैसे चलता है कि लंग्स का कैंसर हो चुका है? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड। ब्लड की जो है खांसी खून वाली आती है इसके अंदर, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स की ग्रोथ हो जाती है, अब नॉर्मल सेल्स की, तो वहां पर जो है ब्लड ब्लीडिंग भी कॉज हो सकती है। और वेट लॉस होता है, बहुत ज्यादा वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि वो जो अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन हो रही होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही होती है। तो जब सारी एनर्जी उन चीजों को लग रही होती है तो हमारी बॉडी को नहीं लगती, इसलिए हमारा वेट लॉस हो जाता है। ट्रीटमेंट है, इसका हम ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं? जो लंग कैंसर के पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, एक या एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। सर्जरी उनकी की जा सकती है। सर्जरी में ये होता है कि जो ट्यूमर्स होते हैं उनको काट के बाहर निकाला जाता है। कीमोथेरेपी होती है, इसके अंदर भी जो है रेडिएशंस दी जाती हैं, एंड रेडिएशन थेरेपी होती है, इसके अंदर भी रेडिएशंस दी जाती हैं। तो ये हमारा लंग कैंसर को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक एनालिसिस है जो उन्होंने बताया है। कहते हैं कि लंग कैंसर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डायग्नोस्ड कैंसर। कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये डायग्नोज होने वाला कैंसर है वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबली यानी पूरी दुनिया के अंदर, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 12.4% ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेस। यानी कहता है कि हर साल जो है जितने भी कैंसर के केसेस रिकॉर्ड होते हैं, उसमें से 12.4% जो हैं ये लंग्स के कैंसर के होते हैं। इन द वर्ल्ड इट कॉजेज मोर देन 1.5 मिलियन डेथ्स एनुअली। हर साल पूरी दुनिया में 1.5 लाख जो है लोग लंग्स कैंसर की वजह से मरते हैं। और पाकिस्तान में लंग कैंसर अकाउंट फॉर अबाउट 5.1 ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेस एनुअली। हर साल 5.1% जो हैं लंग्स कैंसर के केसेस जो है निकल रहे हैं। इसकी बढ़ती हुई वजह यह भी है बच्चे, जो हमारी अनअवेयरनेस है, हमें अवेयरनेस नहीं है। लोग शौक में आजकल वेप पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं सिर्फ शौक में, और हर बंदा जो है स्मोकिंग करने लगा हुआ है। तो ये इसकी बढ़ती हुई वजह ये भी है।
देर आर अबाउट 22,000 न्यू लंग कैंसर केसेस ईच ईयर, यानी 22,000 लोग जो हैं पाकिस्तान में हर साल इसका शिकार हो रहे हैं। सोर्स क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो डाटा यहाँ पर लिखा है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। तो ये जो डाटा है ये आपने याद करना है। ये एमसीक्यूज के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबली कितनी परसेंटेज है और पाकिस्तान के यानी लोकल एरिया में यानी पाकिस्तान में कितनी है, तो ये आपने याद रखना है। तो बच्चे अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है, अगर आपको टॉपिक की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट में मुझसे पूछना है, या कोई चीज़ अगर आपने मुझे सजेशन देना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर इस टॉपिक के बच्चे लॉन्ग के हवाले से बात की जाए तो ये एक अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के नाम से, लेकिन इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे इसमें? अगर तो आपसे सारा ही लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाए कि मतलब सारी डिजीजेस बताएं, तो आपने इन डिजीज को शॉर्टली डिस्क्राइब करना है, बस डेफिनेशन बतानी है, कॉजेज बताने हैं, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बताने हैं, ठीक है। शॉर्टली इसको डिस्क्राइब कर देना है। लेकिन अगर ये शॉर्ट में आपसे पूछा जाए जैसे ब्रोंकाइटिस है, तो आपने इसमें इतना लिखना है मटेरियल कि सिर्फ आपको 2 मार्क्स मिल जाएं। जैसे ब्रोंकाइटिस है तो ब्रोंकाइटिस की आपने डेफिनेशन लिखनी होगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। इसमें आपने ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन लिखनी होगी और इसके अलावा कॉजेज लिखने होंगे और सिम्टम्स और ट्रीटमेंट की एक एक लाइन जस्ट लिखनी होगी, ठीक है। तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब इसमें से बच्चे 2 टाइप्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा आपसे ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है एम्फिजिमा का और ब्रोंकाइटिस का। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डिफरेंस पूछा जा सकता है। एम्फिजिमा अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके अलावा नमूनिया जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, या ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। नमूनिया के अंदर एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है डबल नमूनिया का। तो इसके अंदर जो डबल नमूनिया का क्वेश्चन है, इसका मैं आपको ये कंसेप्ट बता देती हूँ कि अगर ये जो नमूनिया है यानी एल्वियोलाई की इन्फ्लेमेशन है, ये एक लंग में हो तो ये सिर्फ नमूनिया कहलाएगी, लेकिन अगर ये दोनों में हो जाए तो फिर ये डबल नमूनिया कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लंग कैंसर है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लंग कैंसर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो एस्थमा है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी बच्चे आ सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी सारी डिजीजेस आपसे इकट्ठी भी पूछी जा सकती हैं और सेपरेटली भी। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने डायग्राम नहीं बनानी, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने ये वाली डायग्राम जरूर बनानी है। जो भी आ जाए, जो भी डिजीज आ जाए उसके अकॉर्डिंगली आपने डायग्राम बनानी है लाजमी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।